जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। रविकांत कुमार जी, निभा, रितिका, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक सर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए ये बताइए कि आप लोग लिखने वाला प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन पर डे लॉन्ग आंसर वाला लिख रहे हैं कि नहीं, एक बार जल्दी बताइए इसके बारे में। तो आप लोग लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। सर जी लेट हो गया, कहाँ लेट हो गया भाई, अभी कोई लेट नहीं हुआ। लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट किए कि नहीं पहले ये बताओ, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। प्रिंस कुमार जी गुड मॉर्निंग। प्रिंस कुमार जी आपका तो क्लियर हो गया होगा कि उस दिन जब आपने शुक्राणु की संरचना वगैरह बताई थी, कितना लिखा था और कितना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कितना लिखे थे और सर कितना बताए थे और कितना लिखना जरूरी है। यस सर। चलिए ठीक है, नमस्ते। हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर कौन आ गया, नेहा जी आप। आदत डालिए, खुद के लिए पढ़ाई नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी। ठीक है, मनीष कुमार जी आपका नाम ले लिया। यस सर, यस सर। अंकित जी आप भी आदत डालिए, लिखने की तैयारी के लिए समय देना पड़ता है और समय बहुत बलवान होता है। प्यास लगे कुआं खोदे वाली कहानी मत करिए कि एक दिन एग्जाम रह गया तो उसके एक दिन पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले। नहीं सर जी, आप हर दिन एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आज भी एक क्वेश्चन बताएंगे, ब्लड ग्रुप निकालना सिखा देंगे। चलिए, मन में वही आ गया अचानक, बोलते हो ब्लड ग्रुप, तो आज ब्लड ग्रुप सिखा देंगे। सुप्रभात, आज से स्टार्ट करेंगे गुरुजी। देखिए कोई काम कल पे मत छोड़िए। आप लोगों को पता ही होगा कि जितना आप लोग लॉन्ग आंसर में या शॉर्ट आंसर में लिखेंगे, मैं पूरी उम्मीद खो बैठूंगा कि 97 किसी बच्चे का आएगा भी, ठीक है ना। और पिछले साल का जो मेरा रिकॉर्ड रहा है 97 का, लगभग 100 में से 62 बच्चों का, तो वो रिकॉर्ड आप लोग मत खराब करिएगा, ठीक। चलिए क्लास को शुरू किया जाए अब। हाँ भैया, ठीक। ठीक है, नगीरा भारती जी आपका भी नाम ले लिए और अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या पढ़ेंगे, पोषण चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या पढ़ेंगे, पोषण, पोषण चक्र, या हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है ना। पढ़ेंगे पोषण चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल। चलो कब तक आ जाओ लाइव, हाँ लगभग आ ही गए हो, ठीक। तबीयत यार क्या ही बताएं, रेस्ट कह रहा है बॉडी को। जो मिलेगा दशहरे की छुट्टी में। कौन सा आंसर कब होगा सर जी। देखो थोड़ा सा अजीब है, पर सोच रहे हैं पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, फिर आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे कराएं और वन शॉट पे कराएं, जो कि सही होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सिलेबस तो टाइम से वैसे भी खत्म हो जाना है, और इधर जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं वो 2 चैप्टर में बहुत ज़्यादा थियरी है, तो सोच रहे हैं उसको पैनल पीडीएफ से आप लोगों को खत्म कर दें, ठीक है ना, समझा के। अच्छा मैंने शुरू कर दिया है रोशन शर्मा जी, अच्छी बात है, आप खुद के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं तो। अच्छा प्रीति यादव जी, थैंक यू। मम्मी पापा की रिस्पेक्ट जरूरी है, ठीक है ना। चलो आप शुरू करते हैं। सार्कोमा क्या है, मांसपेशियों में होने वाले कैंसर को सार्कोमा कहते हैं प्रीति कुमारी जी, ठीक है ना। चलिए देखो, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रिएंट या पोषण साइकिल किसे कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट या पोषण साइकिल में नाम से ही तुमको पता चल रहा है, पोषण, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हो, पोषण। और साइकिल मतलब एक क्रम है जो एक जगह से स्टार्ट होकर फिर वही जगह पे या उसी जगह पे क्या हो रहा है, वो पहुंच रहा है। तो भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हो, जो जिस स्थान से प्रारंभ होता है वो घूम के कहाँ आ जाता है, उसी स्थान पे, ठीक है ना। चलो ये बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है अब। हाँ अगले चैप्टर को, इस चैप्टर को नहीं, इस चैप्टर को तो अभी कल या परसों में खत्म कर लिया जाएगा, ठीक। सारा वीडियो आ जाएगा अमन कुमार जी, उसको लेकर परेशान मत रहिए, ठीक। चलो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, जो एक चक्रीय क्रम में होता है। और जीवों के शरीर में जैविक और रासायनिक क्रियाएं कब संपन्न होती हैं, जब कोई जीव भोजन ग्रहण करने की क्रिया करता है। जैसे जैविक और रासायनिक क्रिया, कोई जीव है, मनुष्य है, उसका रोज का काम क्या है, भोजन ग्रहण करना, ये उसकी जैविक क्रिया है। पर उस भोजन से हमारे शरीर के अंदर जाके पाचन स्टार्ट होता है और पाचन की क्रिया में हमारी शरीर ऊर्जा का निर्माण करता है, तो वो ऊर्जा का निर्माण एक रासायनिक क्रिया होता है। तो पाचन एक सॉरी भोजन ग्रहण करना एक जैविक क्रिया हुई और भोजन से जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो एक रासायनिक क्रिया हो गई, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। और कह रहे हैं ये क्रिया लगातार चलती रहेगी, ठीक। चलो इकोटोन अभी नहीं पहुंचे वहां पे बाबू, जब पहुंचोगे तो बता देंगे, वो हालांकि अगले चैप्टर में है, इस चैप्टर में नहीं है इकोटोन, ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग पापा कौन लिख दिया भाई चलो ठीक है, क्या लिखोगे, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को लिखना, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को, भोजन साथ में लिखते रहो, ग्रहण करने की क्रिया को
करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं, जिसके कारण एकदम अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, किताबी ज्ञान एकदम लिखने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। CHCOSC ये सब जो लिख रहा हो सरोज कुमार जी, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना? उसका फुल फॉर्म भी है, ठीक। और फुल फॉर्म जब लिखोगे आपको खुद पता चल जा रहा है वो किस चीज के बारे में है, ठीक। क्या लिखो? भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, जिसके कारण जीवों के शरीर में जैविक और रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैविक और रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिससे ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है, ठीक है ना? कॉफी का आनंद लीजिए अभिषेक सर। अच्छा, कॉफी का, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना लिखो। क्या लिखे हो? भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, जिसके कारण जीवों के शरीर में जैविक और रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जिसके जीवों को क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना? इतनी बातें समझ में आ गई। इसके आधार पर क्या रहा है कि जब किसी जीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो उस ऊर्जा का उपयोग वो जीव कहाँ कर सकता है? पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, इन सब क्रियाओं में, ठीक है ना? क्लीवेज क्या है? टूटना, विदलन कहते हैं उसको, ठीक है ना? चलो ठीक है, जय मां सरस्वती, जबरदस्त क्लास, ठीक। आगे फिर लिखोगे, इस ऊर्जा का उपयोग जीव श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हो गया। इस ऊर्जा का उपयोग जीव श्वसन, पाचन और उत्सर्जन। आई एम लेट क्योंकि मैं 7 बजे तक सोए रह गया। जिंदगी सोने का नाम नहीं है, ठीक है ना? वृद्धि इत्यादि क्रियाओं में किया जाता है। इत्यादि क्रियाओं में किया जाता है। इत्यादि क्रियाओं में किया जाता है। कुछ पोषण चक्र इस प्रकार हैं। किताब में तो आपके बहुत सारे नाम दिया हुआ है, पर फिलहाल आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है। एक कार्बन चक्र के बारे में और एक फास्फोरस चक्र के बारे में, ठीक है ना? सर आप नहीं लाएंगे वीडियो, इंपॉर्टेंट चैप्टर का आएगा, उसको लेके परेशान मत रहो, ठीक है ना? क्रैश कोर्स के पहले सारी जानकारियां तुमको दे दी जाएंगी, ठीक है ना? जय मां सरस्वती। चलो आज रात को वीडियो शूट करके सुबह अपलोड करवा देंगे, कोशिश करेंगे। पहला है कार्बन चक्र, दूसरा है फास्फोरस चक्र, ठीक। पहला कार्बन चक्र, दूसरा फास्फोरस चक्र। तो सीधे सीधे कह रहा है कि पोषण किसे कहोगे? भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, जिसके कारण जीवों के शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जीव इस ऊर्जा का उपयोग अपने जैविक और रासायनिक क्रियाओं में करता है। जैविक क्रियाएं जो उसकी रोज की काम है, जैसे भोजन ग्रहण करना, और रासायनिक क्रिया उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। और कह रहा है इस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने शरीर में हो रहे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, इन सभी कार्यों में क्या करता है? लगाता है। और जैसे कुछ पोषण चक्र इस प्रकार है, कार्बन और फास्फोरस। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से बताओ। चलो बताओ। दीपक कुमार जी, जय मां सरस्वती। और अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो एक बार बताइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। जो सोवत है वो खोवत है। चलो 3 महीना बचा है, उसको एकदम लगा दो जी जान, जितना भी दम हो शरीर में बचा हुआ।
ठीक, जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया हो? ये लाइन पूरी तो समझ में आ गई? ठीक है, आ गया। रितिका जी, आदित्य जी, चलो। तो पहला हेडिंग हम लोग डालना है क्या? कार्बन चक्र। कार्बन साइकिल, क्या इसी को हम लोग कहेंगे? कार्बन चक्र। दवा लिखते लिखते प्रैक्टिस में डॉक्टरों वाली लैंग्वेज अभी छूट नहीं रही, जाएगी धीरे धीरे। चलो, कार्बन चक्र। सर 4 महीने हैं अभी, नहीं 3 महीने मान के चलो, 4 महीने। एग्जाम के दिन तक पढ़ोगे क्या शुरू से? चलो, यस गुरु जी, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। ठीक, अब सुनो, अब आओ कार्बन साइकिल पे, ठीक है ना? तो कार्बन साइकिल में सबसे पहले हम लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा रोल है किस क्रिया में? कार्बन साइकिल में। इसके अलावा कुछ समझना ही नहीं है, बस इतना समझ लो। इसी एक चीज को अगर तुम समझ गए, ठीक, तो सारी कहानी तुमको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो, कोई मुझे बता सकता है कि प्रकृति में, सर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस है मेरे पास DMLT और बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री, CDRI में काम किए हुए, बाकी चीज़ें छोड़ दी जाएं। पहले मुझे बताओ, तो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तुम लोग अपने अपने 12th की बुक में कहाँ पढ़े हो? कहाँ पढ़े हो? ठीक है ना? चलो बताओ। ठीक है, चलो जल्दी बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आप लोग कहाँ कहाँ पढ़े हैं, पहले ये बताइए, उसके बाद फिर शुरू किया जाए। प्रकाश संश्लेषण में एक बच्चे का आंसर सही है पूरी तरीके से। चलो जल्दी बताओ, प्रकाश संश्लेषण में। नहीं यार, MBBS की डिग्री होती तो यहाँ होते। चलो हाँ, फोटोसिंथेसिस हो गया, आग बुझाने में, ये भी पूरी तरीके से सही है। चलो 2 उपयोग हो गया। केमिस्ट्री में लिख रहा है बच्चा, 2 आंसर अभी तक सही है। भोजन के रूप में प्लांट लेता है, भोजन बनाने के लिए। हाँ, वही सब चीजें इसमें समझानी है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रोल में। तो पहला रोल हम लोग लिखेंगे किसमें? फोटोसिंथेसिस में। मान लो कह रहा है यहाँ पे हम एक प्लांट बनाते हैं, ठीक, ये हो गया पेड़, ठीक है ना, ये हो गया पेड़। और इसी के बगल में एक और बना लेते हैं, चलो, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, तो ये हो गया मिट्टी की सतह के पास पौधा, पेड़ पौधे। उसके लिए ये हो जाएगा वायुमंडल। ठीक, तो ये वाला हिस्सा कहाँ है? वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? वायुमंडल में। वायुमंडल। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ जहाँ रोल है, तुम वो सारी घटनाएं यहाँ पे बता सकते हो, जरूरी नहीं कि जो सिर्फ किताब में दिया हो वही, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड का रोल तुम इन्वायरमेंट में जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हो, सब सारी घटनाएं एक साइकिल के फॉर्म में बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो नाम किताब में लिख दिया हो उसी नाम को तुम बताने की कोशिश करो, ठीक? घंटा देख के देखो, समय देख के पढ़ाई नहीं की जाती, ठीक है ना? जो भी बच्चा लिखा है, तो पढ़ने में मन लग जाए तो एक बार बैठ जाओ बस। तो कह रहा है पौधे वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर करते हैं एक क्रिया जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और पौधे बनाते हैं क्या? भोजन। तो पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किस क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। संश्लेषण की क्रिया में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जब भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि वो रिएक्शन आपको हम बताएं हैं, जब जो जल अवशोषित करता है उस जल की सहायता से बनाता है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है उसकी सहायता से बनाता है भोजन, ठीक है ना? चलो, पहला काम ये हो गया प्रकाश संश्लेषण में। दूसरा क्या करेगा? दूसरा काम क्या करेगा बताओ? कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, ये बताओ मुझे कोई, अगर उसको समझ में आ रहा हो तो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूल जाती है, वो ब्रेड बनाने में जब ईस्ट के थ्रू करते हो तब ना, ठीक? अब कह रहा है ये जो पेड़ पौधे हैं ये भी तो ग्रहण कर रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, छोटा वाला, ये भी भोजन बना रहा होगा प्रकाश संश्लेषण में। तो ये क्या कर रहा होगा? इस छोटे पेड़ पौधों को, मान लो कह रहा है कोई मनुष्य खा रहा है या कोई जीव खा रहा है, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं जीव, जैसे शाकाहारी जीव हो गए, मांसाहारी जीव हो गए, ये सारी चीज़ों में उपभोक्ता कहते हो। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं। और जो पौधे भोजन बनाते हैं उस भोजन को पौधे फल के रूप में भी खा सकते हैं, और छोटे पौधों को कोई भी जीव जो जैसे शाकाहारी जीव है वो क्या कर रहा है? उनको भोजन के रूप में खा ले रहा है। कौन खा रहा है? उपभोक्ता। कौन खा रहा है? उपभोक्ता।
और उपभोक्ता कितने प्रकार के थे? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि उपभोक्ता 3 प्रकार के थे। पहला पढ़े थे प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा पढ़े थे द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा पढ़े थे तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता जब मर जा रहा था तो उसको खा रहा था कौन? अपघटक। और अपघटक जीवों के शरीर को सड़ा गलाकर कहाँ मिला देगा? मिट्टी में। कहाँ मिलाएगा? मिट्टी में। और इस मिट्टी को पौधे क्या करेंगे? जड़ों द्वारा अवशोषित करेंगे, जिसके कारण कार्बनिक पदार्थों के रूप में वो सारी संरचनाएं फिर से कहाँ चली जाएंगी? पौधों में। तो ये मिट्टी में क्या करेंगे? वो जल अवशोषण के समय, जल अवशोषण के समय कार्बनिक पदार्थों के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में पुनः प्राप्त करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं। ये पौधे फिर से प्राप्त कर लेंगे और फिर ये साइकिल चलने लगेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हाँ पूरी तरीके से सही है, हाँ उच्च श्रेणी का भी बीच में लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो एक लाइन समझ में आ गई कि पौधे जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने की क्रिया कर रहा है, और भोजन को फिर से जीव क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। और जीव में उपभोक्ता होगा, शाकाहारी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कैसा होता है? शाकाहारी होता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक, शाकाहारी लिखना है। मेरी हिरली शाकाहारी, ठीक। तो वो ग्रहण करेंगे, फिर लास्ट में वो मरेंगे। तो अपघटक जैसे उसको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाएगा उस जीव के शरीर को, तो मिट्टी से जल अवशोषण की क्रिया जब होगी तो उसके शरीर में जो भी कार्बनिक पदार्थ होंगे वो पौधा फिर अवशोषित करेगा और फिर ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक ना। चलो ठीक है, ये बात सही है। कोई बात नहीं अभिषेक भारती जी, इतनी बात क्लियर है आप। और दूसरा रोल आप कहाँ पढ़ सकते हैं कि कहीं कोई वस्तु जल रही हो। मान लो कह रहा है कि लकड़ी का टुकड़ा है, चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लकड़ी का टुकड़ा, ठीक, लकड़ियों का गट्ठर है, लकड़ी, और ये लकड़ी का टुकड़ा क्या हो रहा है? जल रहा है, ठीक। ये लकड़ी का टुकड़ा क्या हो रहा है? जल रहा है, चल, आग, यहाँ लिख लो आग। तो जब भी कोई वस्तु जलेगी तो इससे भी कौन सी पदार्थ निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल में। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होगा? प्रकाश संश्लेषण में। ये भी कर सकते हो, हाँ, ईंधन के रूप में। चलो ईंधन के रूप में क्या क्या ले सकते हो? ईंधन के रूप में क्या लिख सकते हो? ईंधन, ईंधन के रूप में ले सकते हो कोयला, कोयला, पेट्रोल, और क्या ले सकते हो बताओ? कोयला, पेट्रोल, और हाँ पेट्रोल, और लिख सकते हो गैस, जैसे मेथेन है उसमें भी CH4 मतलब कार्बन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे पदार्थ जब जलन की क्रिया करेंगे तो इससे भी क्या रिलीज होगा? इनसे भी क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ चला जाएगा? वायुमंडल में। चलो, फैक्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो भी हो जाएगा। चलो, अच्छा पौधा नहीं जलाना चाहिए, चलो ठीक है। कैरोसिन, हाँ वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बताओ, और कोई? सर इस तरह बताने का तरीका बहुत अच्छा है, छोटा छोटा, हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है, याद हो जाए तुम लोगों को, बस इतना समझ में आया, ठीक है ना। टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर जहानाबाद में है, और किसी बच्चे को अगर वहाँ क्लास लेना है तो मेरी 1 घंटे की क्लास वहाँ चलती है 10:30 से 11:30, और अगर मन कर देता है मेरा तो 12 बजे तक चलता है, ठीक। चलो, और वहाँ के बच्चे अगर आप लोगों से मिले हैं, कोई बच्चा हो तो उससे पूछिएगा, वो लोग कितना डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक। चलो, लेट हो गया। कार्बन साइकिल बनाने के लिए आएगा तो तुम इसको बना सकते हो। और ये गैस भी तुमको कहाँ से मिल रहा है? अगर तुमको ये भी कंफ्यूजन है कि ये कहाँ से आ गया, तो ये मिट्टी में भी तो रहा है। अगर लिखना चाहो तो ये चल ऐसे ही बना सकते हो। तो ये साइकिल लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। लेट हो गया सर, कोई लेट नहीं हुआ, आराम से हो, ठीक है ना, टाइम से हो। चलो, पूछेगा पोषण चक्र में से फास्फोरस चक्र की संरचना का सचित्र वर्णन करो। हाँ, हम रोज वहाँ क्लास लेते हैं, आर्यन सिंह राजपूत जी, डेली, संडे छोड़ के। संडे को खाली टेस्ट होता है वहाँ पे।
आ रहा है धोनी कुमार जी आपका भी, महेंद्र सिंह धोनी जी, MSD। बिल्कुल रोज जाते हैं, रोज करीब 130 किलोमीटर सफर होता है। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल अब आराम से याद कर लेंगे। और जब कार्बन साइकिल एक बार बना लोगे तो तुमको लिखना क्या है मैं ये समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बगैर उसके छोड़ना नहीं। सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डालना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, हेडिंग डालना प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या लिखोगे कि पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। इस भोजन को पौधे क्या करते हैं, जीवों को ग्रहण कराते हैं, जिसमें कभी कभी जीव उन पौधों, छोटे पौधों को भी खा लेते हैं, जिसके कारण उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता भोजन को ग्रहण करते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात ये अपघटन द्वारा मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। मिट्टी में ये पुनः कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे पौधे जल अवशोषण की क्रिया के द्वारा पुनः वायुमंडल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा फिर कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को जलाई जाए तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो वायुमंडल में जाता है, और उसका उपयोग भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, किसी ईंधन का उपयोग भी अगर हम करते हैं तो उसका उपयोग भी हम बर्निंग की क्रिया में करते हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे वायुमंडल में क्या करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया करते हैं। तो ये 3 काम हो गए और तीनों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। ये पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा आग जलाने के समय, और तीसरा ईंधन के रूप में। तो ये तीनों कार्य यहाँ लिखिएगा। दूसरा क्या था, आग जलाते समय। तीसरा क्या लिखेंगे हेडिंग, ईंधन के रूप में। और चौथा अगर थोड़ा बहुत लिखना चाह सकते हैं तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिख सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। अब कोई बच्चा मुझे ये बताए जिसको ये लग रहा है कि कार्बन चक्र अगर बनाने को आ जाएगा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। चलो मुझे कोई बच्चा बताए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि कार्बन चक्र उसके क्वेश्चन बुक में आ गया बनाने को, तो वो नहीं बता पाएगा और ना ही समझा पाएगा। चलो जल्दी बताओ सर, हम भी 90+ मार्क ले आ सकते हैं। बिल्कुल ले आ सकते हो, प्रैक्टिस की बात है। कार्बन चक्र बताओ जल्दी से खत्म हो जाएगा कि नहीं, अब बना लोगे कि नहीं, बताओ। चलो बढ़िया है, ये बगैर बनाए थोड़ी लिखोगे, ये तो बना के ही लिखेंगे, ठीक है ना। चित्र बना लेंगे सर, बना लेंगे सर, बना लेंगे सर, ठीक है, बना लेंगे सर, ठीक है। नो सर आया अमित कुमार जी का आंसर। भाई क्या करें अब, तुम्हारा बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। हर सुबह कार्बोरेट बोर्ड के साथ शुरुआत। हाँ एक सर, एक का कार्बन चक्र नहीं सर, तीनों के बारे में लिखना, ठीक। तब जाके तुमको 5 नंबर देगा। 5 नंबर ऐसे ही थोड़ी दे देगा तुमको, ठीक। 2 नंबर दोगे तुम फिगर का और 3 नंबर लिखने का, क्योंकि 3 हेडिंग तो तुमको लिखना ही पड़ेगा ना कम से कम। हाँ सारा फिगर बना के एकदम अच्छे से, ताकि एग्जामिनर को देखते ही लग जाए अरे यार इसने तो कितना अच्छे से लिखा है, ठीक। बना लेंगे सर। चलो अगले चक्र पे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस चक्र। क्या कहते हैं, फास्फोरस चक्र। अगले पे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र, ठीक, या फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस चक्र या फास्फोरस साइकिल। इसको हटाई दो, इसको क्या ही घेरे। चलो अगर हो गया हो, वो वाली टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ, उसके बाद हम आगे बढ़ें, फास्फोरस चक्र पे आए, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ के रूप में बता दीजिए। देखो आप अगर जब कोई अपघटक, मान लो मैं मर गया, ठीक, अब मेरी बॉडी मेरे घर वालों को नहीं मिली, तो मेरे शरीर पर फंजाई, कवक, बैक्टीरिया, वायरस ये सब तो लगेंगे ही, और मेरे शरीर में भी तो कार्बन है ही है, ठीक है ना। तो अपघटक मेरे शरीर को जब सड़ा गला कर नष्ट करेंगे, या अपघटक जीवों के शरीर को जब मृत्यु के पश्चात सड़ा गला कर नष्ट करते हैं, तो शरीर में, जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं, और उस मिट्टी से जब जल अवशोषण की क्रिया होती है तो वो कार्बनिक पदार्थ जल के साथ पौधों के जड़ों में अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण रवि जी, ठीक है ना, उसका और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। अब सुनो एक चीज सुनो फास्फोरस चक्र के बारे में। फास्फोरस वायुमंडल में या प्रकृति में नहीं पाया जाता, सबसे पहली चीज, ठीक है ना, मतलब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता कि ऐसे वायुमंडल में चाहे जहां है। तो मान लो ये पृथ्वी है, ठीक, तो मान लो ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी को अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले तो इतना समझ लो, पृथ्वी को अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में, ठीक है ना। पृथ्वी को अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में।
अर्थ या पृथ्वी। ये भी देखो, अभी फास्फोरस चक्र भी तुमको एकदम आसानी से एकदम सरल तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना सर। अच्छा ठीक है चलो। अर्थ को अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। ऊपर वाला हिस्सा ये जो है इसको कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हो मेंटल, और जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं हम लोग कोर। अब इसी को हिंदी में अगर लिखना हो तो इसको लिखोगे केंद्र, इसको तो मेंटल ही लिखा है, मेंटल, और इसको लिखा है भूपर्पटी, भूपर्पटी, ठीक है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो पृथ्वी को अध्ययन के लिए कितने भागों में विभाजित किए हो? 3 भागों में। पहले को कहते हो क्रस्ट, दूसरे को मेंटल, और तीसरे को कोर। लिख दिया, हिंदी में लिख दिया, उसको लेकर परेशान मत रहो, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि क्रस्ट वाले भाग में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? तो क्रस्ट वाले भाग में होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मेंटल वाले भाग में होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर वाले भाग में होता है निकिल और आयरन। इसीलिए बोला जाता है कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु को उसके मध्य भाग से वायु में लटकाया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, क्योंकि वो मैग्नेट की तरह कार्य करता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में निकिल और आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो सीयूईटी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, सबका कमेंट आ रहा है? फिलहाल अभी देख लो। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पृथ्वी को अध्ययन के लिए कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, या भूपर्पटी, मेंटल, या केंद्र वाले भाग में। केंद्रक भी कह सकते हो, नहीं केंद्र ही लिखो, केंद्रक क्यों लिख दिया यार हम, अभी तुम लोग न्यूक्लियस से कंपेयर करोगे। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको केंद्रक, केंद्र ही मानो, ठीक। चलो, ये है भूपर्पटी। दूसरी चीज कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल वाले हिस्से में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर वाले भाग में निकिल और आयरन। तो कभी कभी ऐसे लिखा होता है सियाल, सीमा, नीफे, किसे कहते हैं? तो क्रस्ट, मेंटल और कोर को कहते हो, ठीक है ना। हाँ, दोनों पेन यूज कर सकते हो। रेड से रिलेटेड पिंक हो गया, गुलाबी हो गया, लाल हो गया, ये कलर मत यूज करना। बाकी कोई कलर तुम एग्जाम में यूज कर सकते हो, उससे कोई रोक टोक नहीं होता है, सिर्फ बायोलॉजी के लिए, ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं। नहीं, फिजिक्स नहीं बता रहे, बस अब बता रहे हैं अध्ययन। आप सुनो, जो फास्फोरस चक्र है वो होता है क्रस्ट वाले हिस्से में। तो अगर पूछेगा पृथ्वी के किस भाग में फास्फोरस पाया जाता है, तो फास्फोरस पाया जाता है किस भाग में? क्रस्ट वाले भाग में। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है। तो अगर पूछेगा पृथ्वी के किस भाग में फास्फोरस पाया जाता है, तो क्रस्ट वाले भाग में पाया जाता है, और मेंटल और कोर वाले हिस्से में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। हाँ, भूपर्पटी, मेंटल और केंद्र, ठीक। चलो, एकदम बढ़िया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। आगे फिर लिखा जाए, कह रहा है कि अगर इस पृथ्वी पर कोई जीव है, जीव की तुलना तो अधिकतर हम लोग मनुष्य से ही कर रहे हैं, तो जीवों के शरीर में भी फास्फोरस पाया जाता है। और जीवों के शरीर में फास्फोरस डीएनए में भी होता है, क्योंकि डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो उसमें पढ़ते हो क्या क्या? डीएनए के दोनों धागे पेंटोज शुगर के बने होते हैं। डीएनए के हाइड्रोजन बांड के किनारे नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, और तीसरा उसमें पाया जाता है फास्फेट ग्रुप या समूह, जो 2 हाइड्रोजन बांड को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। सर आप डॉक्टर हैं ना, तो इस बारे में डिस्कस बात में होगी, ठीक। आरएनए में भी पाया जाता है, ये तो पढ़ ही रहो, डीएनए आरएनए में फास्फोरस पाया जाता है। एटीपी में पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ गया। एडीपी में पाया जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आ गया, इसमें भी। एएमपी में भी पाया जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें भी आ गया। तो जीवों के शरीर में भी फास्फेट पाया जाता है, ठीक है ना। फास्फोरस, हाँ, दांतों में भी पाया जाता है, हड्डियों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये बात भी सही है पूरी तरीके से। जी सर, इतनी बात क्लियर है? चलो, तो अगली चीज क्या लिखोगे? फास्फोरस वायुमंडल में, फास्फोरस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, में नहीं पाया जाता है। और अगली लाइन लिखोगे क्या? यह केवल भूपर्पटी में, भूपर्पटी में चट्टानीय लवड़ों के रूप में पाया जाता है, चट्टानीय लवड़ों के रूप में पाया जाता है, लवड़ों के रूप में पाया जाता है।
चट्टानी लवड़ों के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। और जब इन चट्टानी लवड़ों से एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पहले पढ़ चुके हो, पेडोजेनेसिस। कौन सी क्रिया, पेडोजेनेसिस। कोई बच्चा अगर बता सकता हो तो मुझे जरा इसका आंसर बताए कि पेडोजेनेसिस में क्या होता है, देखें उसको याद है। पेडोजेनेसिस में क्या होता है, बताओ जल्दी से। नसीब तेरी हथेली पर है, तू अपना मुकद्दर मत ढूंढ, अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों की तलाश करता है। कुंदन कुमार मौर्य जी। चलो बताओ, मिट्टी का अध्ययन, सबसे पहले आंसर आया विद्या झा का। हाँ, इसको कहते हो मिट्टी का अध्ययन नहीं है, मिट्टी का निर्माण है, मिट्टी का निर्माण। तो उन चट्टानी लवड़ों से क्या होगा, मिट्टी का निर्माण, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। और पेडोलॉजी, हाँ, मिट्टी का निर्माण, आयान जी का आंसर सबसे पहले आया था, ठीक है ना। बाकी सब अध्ययन लिख रहे हैं, अध्ययन नहीं होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना। चलो, MD सलमान जी का भी आंसर सही हो गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है। पेडोजेनेसिस से मिट्टी का निर्माण होगा, तो ये जो फास्फोरस है ये कहाँ आ जाएगा, सॉइल में। ये फास्फोरस कहाँ आ गया, मिट्टी में। तो चट्टानों में लवड़ों के रूप में पाया जाता है क्या, फास्फोरस। और ये फास्फोरस मिट्टी के निर्माण के समय आया मिट्टी में, मिट्टी में आ गया। और मिट्टी में पाए जाते हैं पौधे के क्या, जड़। क्या पाए जाते हैं, पौधे के जड़। और मिट्टी में पाया जाएगा छोटे पेड़ पौधों के भी और बड़े पेड़ पौधों के भी, जरूरी नहीं है कि हम केवल एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पाए जाएंगे क्या, पेड़ पौधों के जड़। और जड़ों में होते हैं मूल रोम, मूल रोम जिनसे होता है क्या, जल अवशोषण। और जल अवशोषण के समय फास्फोरस कहाँ चला जाएगा, जीवों के शरीर में। और इन पौधों को कौन ग्रहण करेगा, पौधों को ग्रहण करेंगे उपभोक्ता। कौन ग्रहण करेगा, उपभोक्ता। कौन कौन से उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और फिर चौथा क्या जाएगा, अपघटक। तो ये फास्फोरस इनके शरीर में जा रहा है और ये भोजन के रूप में उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये हमेशा क्या है, शाकाहारी है। तो ये फास्फोरस क्रम दर क्रम इसी में मिलता जा रहा है। और अपघटक फिर से किस में उसको मिलाएगा, अपघटक उसको ले आएगा किस में, फिर से मिट्टी में। किस में ले आएगा, मिट्टी में। किस पदार्थ के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। और ये क्रिया लगातार क्या होगी, अब चलती रहेगी, ठीक है ना। ये क्रिया भी लगातार अब क्या होगी, चलती रहेगी। इतनी बात समझ में आ गया। ऐसे क्रम से जाएगा, फिर मिट्टी में आएगा, फिर फास्फोरस ऐसे जाता रहेगा क्रम से। ये क्रिया लगातार फिर क्या होगी, चलती रहेगी। और इसी क्रिया को क्या कहोगे, फास्फोरस चक्र कहोगे। क्या कहोगे, फास्फोरस चक्र, फास्फोरस चक्र, या फास्फोरस साइकिल कहोगे, ठीक। और ये वाला क्या था, कार्बन चक्र। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई। सर आप लिखते नहीं हैं, अच्छा जब लिख रहे थे तब दिक्कत हो रही थी, आवाज नहीं लिख रहे हैं, समझा रहे हैं कि इसको याद कर लेना, तो आप कह रहे हो कि लिखते नहीं है। चलो क्लियर हो तो जल्दी बताओ। चलिए बादल जी बताइए कि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो तो एक बार बताइए, फास्फोरस चक्र अब आप लिख लेंगे कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ, एक बार तो अभी समझा ही रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, जल्दी बताओ। यस सर, क्लियर है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। थियरी लिखेंगे समय चला जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी थियरी थोड़ी बड़ी होगी ना। किसी दिन लिख के समझा देंगे, परेशान मत रहो। वंस अगेन एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, हाँ बस इतना ही बनाना है और इसी के बारे में फिर लिखना है। अब सुनो, एक बार इसको समझा दे रहे हैं, कार्बन साइकिल को, और एक बार फास्फोरस साइकिल को। तो पहले तो कह रहा है पोषण चक्र या न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है। लिखे हो, भोजन ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं, जिसके कारण जीवों के शरीर में जैविक और रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैविक क्रिया, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये रोज का काम है। और जब पोषण की क्रिया होती है, भोजन हमारे शरीर में जाता है, तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या होता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इस ऊर्जा का उपयोग जीव श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि इत्यादि क्रियाओं में क्या करता है। और कुछ पोषण चक्र इस प्रकार हैं, जैसे किताब में आप लोगों को केवल 2 ही दिया है। हाँ, ब्लड ग्रुप अभी समझा दे रहे हैं, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र।
कार्बन चक्र में हमको मेनली किसकी बात करनी है, वायुमंडल में जो कार्बन है उसकी बात, और वो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या कार्बन के अन्य रूपों के रूप में हो, ठीक है ना। तो लिखोगे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसी पदार्थ के जलने से, ईंधन के जलने से या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, शोषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, छोड़ते हैं, उस क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। हाँ, शोषण में भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ एक वर्ड शोषण भी लिख सकते हो, शोषण के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे फिर से ग्रहण करते हैं किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और क्या बनाते हैं, भोजन। और उस भोजन को छोटे जीव क्या करते हैं, बड़े जीव ग्रहण करते हैं। उन जीवों में उपभोक्ता होते हैं जो पहले वाले शाकाहारी होते हैं, दूसरे उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक के रूप में सड़ गल कर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी से कार्बनिक पदार्थों के समय पौधे जल अवशोषण की क्रिया में लगातार उसको ग्रहण करते रहते हैं और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। जो अभी हम बोल रहे हैं वही लिखना है, ठीक है ना। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए कहते हैं उसको, ठीक। इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो कर देंगे जल्दी। फास्फोरस चक्र, फास्फोरस प्रकृति में नहीं पाया जाता, ये मिट्टी के ऊपरी सतह या भूपर्पटी में पाया जाता है और मिट्टी को अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित किया हो। पहला है क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपर्पटी, मेंटल और केंद्र। क्रस्ट वाले भाग में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम अधिक होता है, मेंटल वाले भाग में सिलिकॉन और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है और कोर वाले भाग में निकेल और आयरन पाया जाता है। फिर लिखे हो कि जीव के सजीवों के शरीर में भी फास्फोरस पाया जाता है, डीएनए में, आरएनए में, एटीपी में, एडीपी में और एएमपी में भी। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फास्फोरस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, यह केवल भूपर्पटी में चट्टानी लवड़ों के रूप में पाया जाता है। और जब इन चट्टानी लवड़ों से मिट्टी का निर्माण होता है तो ये जो फास्फोरस है वो पेडोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा किसमें मिल जाता है, मिट्टी में। और मिट्टी में पाए जाते हैं पेड़ पौधे जो जल अवशोषण की क्रिया करते हैं मूल रोमों द्वारा, तो वो फास्फोरस उस जड़ से उस पौधों में चला जाता है और इस पौधों को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता, और ये फिर अपघटक के रूप में सड़गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं और ये क्रिया लगातार क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, 10 मिनट बचा है तो 10 मिनट में दोनों थियरी नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, दोनों एक साथ अगर पूछा तो। ये सर क्लियर है, परेशान नहीं होना चाहिए मोहन गोस्वामी जी। चलो एक बार जैसे क्रम से बनाते गए हैं उसको फिर से, और आज फिर से एक चीज आप लोगों को सिखा देते हैं, हम ब्लड ग्रुप निकालना सिखा देते हैं, ठीक है ना। चलो ब्लड ग्रुप निकालना सिखा देते हैं, कुछ तो कुछ रोज सीखते जाओ। आज यही मुंह से निकल गया था, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, तो उसको निकालना सिखा देते हैं। चलो ये सर थियरी, ठीक है, परिभाषा लिख देंगे पर थोड़ा लंबा होगा, आज की क्लास में नहीं, कल वाले में लिख देंगे। चलो हाँ, थियरी लिख देंगे, कल वाले में लिख देंगे। चलो आज इसको सीख लो, ठीक है ना, उसके बाद उसमें लिख देंगे। चलो आज हो नहीं पाएगा वो। तो एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है ना। पहले वैज्ञानिक कौन है, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की, इसकी एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप को कितने भाग में विभाजित किया गया, 4, ए बी और ओ। देखो इसको डिटेल में नहीं ले जा रहे हैं हम, ठीक है ना। बाहर रिकॉर्डेड क्लास, रंजीत कुमार जी रिकॉर्डेड क्लास है। शाम को तबीयत ठीक नहीं थी, फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं ले पाए और ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है। चलो दूसरे वैज्ञानिक इसके बाद आए, बर्नस्टीन। कौन आए, बर्नस्टीन। इन्होंने कहा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी या ओ नहीं होता है, सबका ब्लड ग्रुप एंटीजन या एंटीबॉडी के बेस पे अलग अलग भागों में विभाजित होता है। तो पहला था ए, दूसरा था बी, तीसरा था ए बी और चौथा था ओ। उन्होंने इन सबको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को कहा ए पॉजिटिव और एक को कहा ए नेगेटिव, इसको कहा बी पॉजिटिव और इसको कहा बी नेगेटिव, इसको कहा ए बी पॉजिटिव और इसको कहा ए बी नेगेटिव, और इसको कहा ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। किसी ने कहा कि भैया आप किस बेस पर इसको पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करते हैं, चुपचाप सुन लो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। कृष्ण कुमार केसरी जी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने कहा कि किस, क्या बोलते हैं इसको, किस बेस पे हम लोग ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव पे डिवाइड करते हैं, तो उसको कहा गया कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप एंटीजन और एंटीबॉडी का नाम लिए हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी को समझा भी दीजिए। तो बर्नस्टीन जो थे उन्होंने उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी या शब्दावली यूज की, ठीक है ना। तो पहला था IOIA, ये एक्चुअल शब्दावली जो टर्मिनोलॉजी द्वारा यूज की गई थी वो है, ठीक है ना। और दूसरा था IA और IA। इसके बाद इसके लिए जो उन्होंने यूज किया IO और IB और IB और IB। इसके लिए जो यूज किया IA और IB
और इसके लिए जो यूज किया IO और IO। अब इसका क्या काम है क्या काम नहीं है, जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो। वो जो तुम लिख रहे हो बाबू, ये मॉडर्न बुक जब छपी थी तो मॉडर्न बुक ने अपने आवश्यकता अनुसार उसको ऐसे बना दिया था, क्योंकि आप किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। बायो पायरेसी, बायो पेटेंट आप लोग पढ़े थे, इसलिए उस बुक के जो प्रकाशित करता कहते हैं, जो भी कहते हैं पब्लिशर, उन लोगों ने ऐसे छाप दिया था, पर एक्चुअल वर्ड उन्होंने, बर्नस्टीन ने ये यूज किया था, ठीक है ना। कोई बात नहीं विपिन कुमार जी, आप 11th में 12th की पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन उठा, आप लोगों ने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक वर्ड पढ़ा होगा जीनोटाइप। जीनो क्या पढ़ा होगा? जीनोटाइप। जीनोटाइप जिसे हम लोग कहते हैं जीन रूप। क्या कहते हैं? जीन रूप। और एक वर्ड पढ़ा होगा फिनोटाइप, या इसी को हम लोग कहते हैं दृश्य रूप लक्षण। दृश्य रूप लक्षण। तो कोई मुझे बता सकता है, अगर वो पहले से पढ़ा हो बच्चा, कि ब्लड में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होते हैं? किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो कि हमारे रक्त में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होते हैं, चलो जल्दी बताओ। ये तुम्ही लोगों के एग्जाम का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हमारे रक्त वर्ग में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप लक्षण होते हैं, कोई बताओ अगर उसको आ रहा है तो। सर मेरा दोनों का नहीं देखते हैं, जो स्टॉक किया 15 बार कमेंट किए हैं। अच्छा ठीक है, देख लेंगे इंद्र कुमार जी। चलो, 1:2, 2:1, 3:2, 1:2:1, ये लो तुम लोग मोनो हाइब्रिड क्लास और डाई हाइब्रिड क्लास बता रहे हो मुझे। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया MD सलमान जी का। आई थिंक उन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है, ठीक। फिनोटाइप होते हैं 4 और जीनोटाइप होते हैं 6। ये है आंसर सही। अंजलि भारती जी आपका भी सही है, लगभग एक ही आंसर पर सही है। 6 आपने लिखा है तो आपका जीनोटाइप सही है। देखो, ये होती है टॉपर की तैयारी। ये जो लक्षण है इतने 4, यही तो ब्लड ग्रुप हमको दिखाई देते हैं। जो दृश्य रूप है उन लक्षणों को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। तो इन सबको कहते हो दृश्य रूप लक्षण। क्या कहते हो? दृश्य रूप लक्षण। तो हमारे रक्त में 4 फिनोटाइप होते हैं, और अगर तुम इसको गिनने बैठो 1 2 3 4 5 6, ये जीन वाले लक्षण हैं। तो इन लक्षणों को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप लक्षण। आधी अधूरी तैयारी डुबो देती है, तो इस बात का ध्यान रखना। जीन रूप लक्षण, जीन रूप लक्षण। तो हमारे ब्लड ग्रुप में कुल 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप लक्षण होते हैं, मतलब 4 दृश्य रूप और 6 जीन रूप लक्षण होते हैं। ये बात क्लियर है? चलो, अब सही हो गया। हाँ, कुछ बच्चे जो 3:1 या 1:2:3 या 9:3:3:1 दे रहे थे रेशियो का अनुपात, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चे उसमें बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का आंसर दे रहे थे। तो इन सब चीज़ों को क्लियर रखिएगा, ठीक। मैं क्वेश्चन लिख के छोड़ रहा हूँ, कल यहीं से शुरू करूँगा, ठीक है ना। नहीं कर सकते हो अभी तो 1 घंटे की क्लास अच्छे से। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। चलो, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। यदि किसी पुरुष का, प्रश्न है, यदि किसी पुरुष का, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग P है, जिसका विवाह किसी AB, चलो AB ले रहे हैं, किसी AB रक्त वर्ग वाली स्त्री से किया जाए तो, स्त्री से किया जाए तो इनके संतानों में, अब यही तुम्हारा क्वेश्चन छिपा है बढ़िया वाला। बाकी ये क्वेश्चन तो इधर का बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना। इनके संतानों में या तो लिखा हो सकता है
अधिक से अधिक, इस बात का ध्यान रखना, अधिक से अधिक, या तो इसकी जगह पे लिखा हो सकता है कम से कम, कम से कम कितने प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाएंगे। दोनों नहीं लिखा होगा, एक ही लिखा होगा, ठीक है ना। कितने प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, ये हो गया क्वेश्चन। और कभी कभी ना अधिक लिखा रहेगा ना कम से कम लिखा होगा, सीधे लिख दिया होगा कितने प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाएंगे, ठीक है ना। पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि वहां अधिक से अधिक लिखा हुआ है या कम से कम लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। चलो, ये जो आंसर आप लोग कर रहे हो ना बाबू, ये जल्दबाजी वाला आंसर है, हड़बड़ाहट वाला आंसर है, ठीक है ना। ये हड़बड़ाहट वाला आंसर है। इस आंसर में जो आप लोग लिख रहे हैं उसमें आप ये नहीं बता सकते कि वो अधिक से अधिक वाला है कि कम से कम वाला है, पहले तो नंबर तो वहीं कट जाने हैं, ठीक है ना, पूरी तरीके से। तो इस बात का तो एकदम विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद ही अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कैसे, ठीक। चलो थोड़ा समझ लो, अभी आराम से क्लियर हो जाएगा। एक तरफ हम लिख रहे हैं कम से कम वाला, कम से कम वाला आंसर, अभी देखो सबका आंसर कितना तेजी से बदल रहा है, यही तो नंबर कटवाता है तुम लोगों का। और एक तरफ लिख रहे हैं अधिक से अधिक वाला, चलो एक तरफ लिख रहे हैं अधिक से अधिक। आता हुआ क्वेश्चन तुम किए रहोगे पूरा सही, पर नंबर जब आएगा एग्जाम में तो कहोगे अरे यार नंबर कहाँ काटा जब हम पूरा किए हुए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन आ रहा है रितेश कुमार जी आपका आंसर, सॉरी कमेंट। चलो पहले इसको कर लो। तो कह रहा है यदि किसी पुरुष का, तो पुरुष का पहले दिया है तो एक्स वाई पहले लिख लेना, संकरण का चिन्ह लगाओगे, बाद में दिया है किसी स्त्री का तो एक्स एक्स क्या लिखोगे बाद में। और ये सब कौन से लक्षण है, पैतृक लक्षण है, तो ये वर्ड जरूर लिखोगे, पैतृक लक्षण मतलब माता पिता वाले लक्षण है, ठीक है ना। तो एक्स वाई के लिए दिया है क्या, पुरुषों का बी, और एक्स सॉरी ये एक्स एक्स है, और महिला के लिए दिया क्या है ए बी, ठीक। ये है क्या, तो ये है रक्त वर्ग, ये सारे हेडिंग तुमको लिखने पड़ेंगे, ठीक। अब इन सब के जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षणों के बारे में भी लिखोगे, इन सब के लिखोगे क्या, जीन रूप लक्षण, जीन रूप लक्षण की बात करोगे। पी के लिए अधिक से अधिक लिखो, तो अधिक से अधिक के लिए लोगे IOIB, कम से कम कहेगा तो जब दोनों सेम सेम वाला लोगे, ए वाला दोनों ए है, दोनों बी है, दोनों ओ है, अगर इन सब में ब्लड ग्रुप दिया हुआ है तो, ठीक है ना। तो जब कम से कम कहेगा तो दोनों सेम सेम लोगे, और जब अधिक से अधिक निकालना होगा तो दोनों में अलग जो IOIB IA IB ऐसे दिया है उसको लोगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो AB के लिए तुम्हारे पास एक ही कंडीशन था, IA और IB। अब कुछ बच्चे क्या किए होंगे, ऐसे बना दिए होंगे करके, ये वाला बना दिया होंगे। बोर्ड एग्जाम ने जो आपका BPSC पेपर कराता है, उन्होंने इस रूल को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है कि ऐसे लाइनिंग करके नहीं बनाना है, इस पे नंबर आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये आप याद रखिए। इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा पूनेट स्क्वायर, पूनेट स्क्वायर मेथड, एक साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पे। तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा क्या, एक वर्ग, इस तरीके से क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग। और इस वर्ग में हम लोग इसको करेंगे 4 भागों में विभाजित। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से बताया गया है वही तरीका आप यूज करेंगे, अपनी तरफ से कोई नया तिगड़मबाजी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो अब ये जो इस साइड लिखा होता है इसको यहाँ लिखते हैं IOIB, और जो इस साइड है इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं IAIB। एकदम देखो पूरा नंबर लेना है तो ऐसे तो लिखना ही पड़ेगा। इसको इससे मिलाओगे तो ये हो जाएगा IOIA, इसको इससे मिलाओगे तो IOIB, अब इसको इससे मिलाओगे तो IAIB, और इसको इससे मिलाओगे तो IB और IB। अब तुम खुद देखो IOIA किसके सामने लिखा है, ब्लड ग्रुप A के सामने। IOIB किसके सामने लिखा है, ब्लड ग्रुप B के सामने। AB किसके सामने लिखा होगा, AB के सामने, और BB किसके सामने लिखा होगा, B के सामने। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा B। तो अधिक से अधिक में कितना आंसर आया, 3 आंसर आए। 3 आंसरों में पहला क्या है A, दूसरा क्या है B, और तीसरा है AB। 3 प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, चकर बोर्ड भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना। चलो ये बात सही है।
अरे नहीं आराधना साहू जी, ऐसा नहीं कहते किसी टीचर के बारे में। अब आओ इस पे, तो ये चार्ट तुम यहाँ भी बनाओगे। पहले क्या लिखोगे? पैतृक, हम लिख दे रहे हैं लक्षण। पैतृक लक्षणों पे क्वेश्चन में सबसे पहले किसका दिया था? पुरुषों का। उसके बाद किसका दिया था? स्त्रियों का। फिर रक्त वर्ग लिखोगे, रक्त वर्ग। ये सब तुमको लिखना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारा आंसर एक सुटेबल लगेगा कि हाँ किसी बच्चे ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है। फिर उसके बाद इसका क्या लिखोगे? जीन रूप लिखोगे, जीन रूप लिखोगे। अब जीन रूप जब लिख रहे हो तो यही वाला लिखोगे, पर ये बात ध्यान रखना, अब कम से कम लिख रहे हो तो कम से कम के लिए बी के लिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन और था, ये वाला, और ए बी के लिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, सिर्फ ये वाला। ठीक, फिर से वही पूनेट चक्कर बोर्ड जिसको कहते हो हिंदी में, क्या लिखोगे? पूनेट स्क्वायर मेथड। फिर से वही स्क्वायर बनाओगे, ठीक, और फिर से इसको क्या करोगे? 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। इसको यहां पर लिखोगे आई बी और आई ए और आई, अच्छा यहाँ बी होगा, सॉरी, आई बी, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अभी सही कर ले रहा। ये हो जाएगा क्या? बी, ठीक है ना। आई बी आई ए आई बी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसको भरना स्टार्ट करोगे तुम। इसको इससे भरोगे तो हो जाएगा आई ए आई बी, आई दोनों हो जाएगा आई बी। इसको इससे कराओगे तो आई ए आई बी, इसको इससे कराओगे तो आई बी और आई बी। अब तुम खुद देखो, दोनों के आंसर को कंपेयर करो। यहाँ ये इसका मतलब हो गया ए बी, इसका मतलब हो गया बी, इसका मतलब हो गया ए बी, और इसका मतलब हो गया बी। ठीक, तो इसके हिसाब से चलोगे तो 2 प्रकार के लक्षण आए, एक आया ए बी और दूसरा आया बी। देखो दोनों के आंसर में कितने अंतर है, दोनों के आंसर में अंतर मिल गया ना। अधिक से अधिक 3 प्रकार के आ रहे हैं, और कम से कम कितने प्रकार के आ रहे हैं? 2 प्रकार के। तो अब सोच लो आंसर तुमको अगर उल्टा लिख के चले आए हो, कोई और बना के चले आए हो, तो तुमको क्या पूरा आंसर मिलेगा? आंसर कह रहे हैं पूरा नंबर मिलेगा? चलो बताओ, पूरा सेम मिलेगा नंबर? सर समझ गए। तो इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें समझानी है। अगर इसमें पूछ ले कितने प्रकार के जीनोटाइप पाए जाएंगे, तो 3 प्रकार के जीनोटाइप हैं। 3 नहीं, 1 2 3 4 प्रकार के जीनोटाइप हैं इसमें, पर लक्षण 3 प्रकार के फिनोटाइप आ रहे हैं। इसमें 2 प्रकार के जीनोटाइप हैं और लक्षण भी 2 प्रकार के आ रहे हैं। तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, पर आप अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। तो चलो सबसे पहले ये बताओ कि आज की क्लास पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आई कि नहीं, पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा मत समझो कि आप लोगों का रिजल्ट हम खराब कर देंगे, नहीं, पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, पूरी जिम्मेदारी टारगेट बोर्ड के टीचरों के ऊपर भी है, ठीक है ना। तो सारे टीचर मेहनत करेंगे अच्छे से, आप लोग भी साथ में मेहनत करिएगा। ये बनाने नहीं आएगा तो क्रैश कोर्स में इसको अच्छे से हम और समझा लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है सर, रॉन्ग गलती है प्लीज देखिए। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। ठीक, चलो मस्त लगी आज की क्लास। चलो आई बी आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी बी ए बी बी, सही है। और आई ओ आई बी आई ए आई बी आई ओ आई ए आई ओ आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी, सही है। चलो सही है आंसर, ठीक है ना। हाँ, दोनों में पूनेट सेम कहाँ हुआ? इसमें अलग तरीके से बना, उसमें अलग तरीके से, इसीलिए तो लक्षण अलग आए। ठीक, हाँ सर जी, दिल दिमाग किडनी में सब जगह घुस गया। चलो ठीक है, चार्ट रिपीट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क करके जिसकी भी आइडिया, फिर फिलहाल अभी छोड़ दो, ठीक है ना। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, वीडियो को एक बार और देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो क्वेश्चन में ये देख लेना, कम से कम लिखा है कि अधिक से अधिक लिखा है। दोनों नहीं लिखा है तो हमको अधिक से अधिक बनाना होता है, कम से कम कभी नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। जकास सर, चलो ठीक है, चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना। आखिरी मुलाकात गुड नाइट ही होती है, और दिन आपका शुभ हो, अच्छा हो, बाय।